आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हत्यारों को हथकड़ियां तो चाहे नहीं पहना पाई, उन्हें पकड़ नहीं पाई फिजिकली, लेकिन उनका टिकट कटवाने में वो कतई पीछे नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में एक और एनकाउंटर का किस्सा सामने आ रहा है। ये जो वारदात हुई है ये रात को हुई है करीब 2:30 बजे, और करीब 3 से 3:30 बजे करीब हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले बदमाश विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को 10 दिन के अंदर अंदर एनकाउंटर में निपटा दिया। और पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि विजय कुमार उस्मान चौधरी जिसे कहते हैं, पर पुलिस ने पहले ही 2.5 लाख का इनाम रखा हुआ था। उमेश का कत्ल 24 फरवरी को हुआ था, यानी कि कत्ल को 10 दिन हो गए हैं। अब इन 10 दिनों में बुलडोजर वाली जांच को, यानी कि बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं, उन घटनाओं को अगर एक तरफ रख दें तो यूपी पुलिस ने कत्ल की जांच कैसे की, जांच कहाँ तक पहुंची है, वो उमेश पाल के कातिलों तक कैसे पहुंच रही है, क्या है उनके वेयरअबाउट्स, कत्ल का मकसद क्या है, इनमें से एक भी जो सवाल है ना उसका जवाब नहीं है उनके पास। किसके पास? यूपी पुलिस के पास। और यूपी पुलिस इन सवालों के जवाब तो देगी, बिल्कुल नहीं देगी। तो जो सामने सच्चाई आ रही है हम उस पे एक बार बात करते हैं। सच्चाई ये है कि पिछले इतने दिनों से उमेश पाल पर गोली और बमों से हमला करने वाला एक भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं आया है, यानी कि अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और शूटरों को तो छोड़िए, कत्ल की असली वजह यूपी पुलिस से पूछ लीजिए तो उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। बस एक ही किस्सा बताते हैं, एक ही नाम बताते हैं, अतीक अहमद। अब जब पुलिस की जांच अभी उसका कोई परिणाम नहीं है, बेनतीजा है, तो उस पर क्या बात की जाए। लिहाजा आज जो बात हुई है सोमवार की सुबह, उस पे बात करते हैं। इससे भी पहले की बात है, यानी बुलडोजर बुलडोजर पे बात की जाए। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये मकान, आई मीन जिन बिल्डिंग्स पे, जिन मकानों पे बुलडोजर चले हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका कनेक्शन उमेश पाल मर्डर केस से है। लेकिन कैसे है ये किसी के पास जवाब नहीं है। वरना ऐसी क्या बात थी कि पीडीए को कानून तोड़कर बनाए जाने वाले इन मकानों की याद एकाएक आ गई और ये कार्रवाई शुरू हो गई। पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस मकान को माशूकुद्दीन का बता करके जमींदोज कर डाला, उसके लिए ये दलील दी जा रही है कि ये मकान एयरफोर्स की जमीन पर बना हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक ठीक है कि मकान एयरफोर्स की जमीन पे बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि ये मकान जब बन रहा था तब पीडीए कहाँ था। एक और बात है, माशूकुद्दीन पर 16, उसके बेटे शहमन पर और फतेह पर 40 और उसके भतीजे असलूब पर 10 क्रिमिनल केस दर्ज है। अब बात उस जफर अहमद की जिसकी कोठी को जमींदोज करने के साथ ही माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई शुरू होती है। बांदा के रहने वाले जफर अहमद खुद को पत्रकार होने का दावा करते हैं और ये भी कहते हैं कि उमेश पाल के कत्ल से ना तो उन्हें कोई लेना देना है, ना ही उन्हें अतीक अहमद से। यहाँ तक कि जफर का कहना है कि उनकी आज तक कभी अतीक अहमद से या उनके घर वालों से कभी कोई बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। इसके बावजूद पीडीए की ओर से प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद उसकी कोठी को धराशायी कर दिया जाता है। जफर ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रयागराज की वो कोठी अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने खरीदी थी और उसे अपने बहनोई और एडवोकेट खान सौलत हनीफ के जरिए शाइस्ता परवीन को किराए पे दे दिया था। असल में खान सौलत हनीफ ने जब कुछ दिनों के लिए अपनी कोठी शाइस्ता को किराए पे देने की पेशकश की थी तो बहनोई होने के नाते वो मना नहीं कर पाए थे।
अब शाइस्ता अपने बच्चों के साथ उस कोठी में रहने लगती है और जफर के मुताबिक कोठी का किराया 20,000 रुपए महीने का था। ऐसे में बगैर किसी पूर्व सूचना के इस बात पर कि कोठी में अतीक का परिवार रहता है, उसे गिरा दिया गया। वैसे तो तफ्तीश के नाम तक अब तक यूपी पुलिस के हाथ में कुछ भी खास नहीं लगा है, शूटरों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन पुलिस के ही सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 24 फरवरी को उमेश पाल पर गोलियां बरसाने के बाद शूटरों ने उनका जो मैकेनिज्म था ना वो बड़ा स्ट्रांग था। उन्होंने गाड़ियां बदल बदल के अपने ठिकाने भागने तक का पूरा प्लान बनाया हुआ था ताकि पुलिस उन्हें लोकेट ना कर पाए। ये बात पुलिस को मालूम है। और मैं एक बात आपको और याद दिला दूं, जब जो सिंगर है मूसेवाला, उनका जब मर्डर हुआ था तो सेम ट्रिक अपनाया गया था बदमाशों की तरफ से। उन्होंने भी अ, पंजाब से लेकर के यूपी तक कई जगहों पे गाड़ियां इसी तरीके से बदली थी और गाड़ियां बदल बदल के अपने ठिकानों तक भागने का प्लान बनाया था। ये इसलिए ताकि पुलिस के लिए उन्हें लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाए। शूटरों ने हर जिले में गाड़ी बदली ताकि अगर एक जिले की पुलिस को उनके बारे में खबर हो भी जाए तो जब तक वो दूसरे जिले में पहुंचे तब तक गाड़ी बदल लिए जाने के बाद उनकी पहचान नामुमकिन हो जाए। सिर्फ इसी मेथड से देख करके ये समझा जा सकता है कि उमेश पाल के कत्ल की तैयारी कितनी खतरनाक थी। मामले की तफ्तीश में जुटी प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ के शूटरों के मूवमेंट के बारे में कई अहम इनपुट मिले हैं। ये भी पता चला है कि वारदात को अंजाम देने के बाद प्लान के मुताबिक शूटरों ने जहां अपनी सफेद रंग की क्रेटा कार प्रयागराज में ही छोड़ दी थी, वहीं उन्हें पिक करने के लिए लखनऊ में 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी, जिनमें बैठ करके शूटर जिले से बाहर निकल गए। और एक चौंकाने वाली बात दोस्तों ये पता चली है कि उमेश का कत्ल बेशक 24 फरवरी को हुआ, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और 3 बार उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। 24 14 तारीख, 18 और 21 तारीख को उमेश पर हमले के लिए उमेश के घर के आसपास ही रेकी की जा रही थी, घात लगाई हुई थी, लेकिन वो बच के निकल जाता है। प्रयागराज पुलिस ने कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग के बाद इस बात का खुलासा किया है और पुलिस ये भी कह रही है कि शूटर पहले कम से कम 3 बार उसके घर तक पहुंचे थे। उमेश पाल के कत्ल की साजिश इतनी शातिराना तरीके से बुनी गई है कि इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के लिए हर शूटर का रोल जो था ना पहले से ही लिखा हुआ था। मसलन कौन गाड़ी चलाएगा, कौन हवाई फायर करेगा, कौन कवर फायर देगा, कौन बम चलाएगा, कौन बम से पहले किसी खरीदार के भेष में उमेश के घर के बाहर दुकान में मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं, प्लानिंग किसी भी सूरत में लीक ना हो जाए, इसको ख्याल में रखते हुए मास्टरमाइंड ने न सिर्फ हर किसी को उसके हिस्से का किरदार बांट दिया था, बल्कि शूट आउट के चंद मिनट पहले तक शूटरों को यह भी नहीं पता था कि किसको क्या करना है। उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और इस पूरी प्लानिंग में कौन कौन शामिल है इसका भी एक से दूसरे को पता नहीं था। अब सीसीटीवी कैमरों को देखकर ये भी साफ है कि सारे शूटर एक साथ उमेश पाल के उसके गनर पर ही नहीं टूट पड़ते, बल्कि कोई राइफल लेकर के हवाई फायर करता है तो कोई घूमकर बम फेंकता है। अचानक ही उमेश पाल पर हमला करता है, कोई उसे कवर फायर देता है तो कोई उमेश पाल किसी भी सूरत में बच ना पाए इस बात का ख्याल रखते हुए गोली लगने के बावजूद पीछा कर उस पर गोलियां दागता है। पुलिस की बात माने तो उमेश के घर के जो पड़ोस में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उसमें ग्राहक बन करके एक बंदा मोहम्मद गुलाम पहले से ही खड़ा हुआ था, जिसका रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये मोहम्मद गुलाम वही है जिसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले वकील सदाकत से संबंध बनाया था और शूटआउट की प्लानिंग के लिए हॉस्टल के रूम में बैठक करने की बात की थी। बदले में उसने सदाकत को अतीक से जुड़े तमाम जमीनी विवाद जो हैं उनकी वकालत दिलाने का भरोसा दिलाया था। जमीनी विवाद के मामलों की वकालत दिलाने का भरोसा जब मिल गया तो उसकी भी बात बन गई।
उसके बाद दोस्ती हो जाती है। फिलहाल इस वारदात को अंजाम देने के बाद मोहम्मद गुलाम तो फरार है, लेकिन उसकी करतूत की कीमत अब उसके भाई राहिल हसन को चुकानी पड़ी है। राहिल हसन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष थे, लेकिन इस वारदात में उनके भाई गुलाम का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने अब साहिल राहिल हसन को पद से हटा दिया है। दूसरी ओर प्रयागराज जेल में बंद अली अहमद की जमानत भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उसने कत्ल की कोशिश में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के एक मामले में जमानत की अर्जी दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में अली अहमद का नाम आया है, लिहाजा उसे जमानत नहीं दी जा सकती, और अगर जमानत दी गई तो गवाहों और समाज के लिए ये अच्छा नहीं होगा। वैसे तो उमेश पाल के कत्ल की वारदात के बाद अतीक का पूरा गैंग ही पुलिस की रडार पर है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है गोल-मटोल सा बमबाज गुड्डू मुस्लिम अचानक से सुर्खियों में आ गया है। अतीक का ये बहुत पुराना गुर्गा है। गुड्डू मुस्लिम कभी यूपी के धनाजी सिंह, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे दूसरे बाहुबलियों के लिए भी काम कर चुका है। गुड्डू के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और मैं आपको फिर से बता दूं कि गुड्डू के बारे में ये कहा जाता है कि वो कत्ल और जानलेवा हमलों की वारदातों में शामिल रहा है, लेकिन वो गोली नहीं, बस बम चलाता है। वो खुद ही बम बनाता है और खुद ही बम चलाता है। कुछ इसी वजह से इसका नाम गुड्डू बमबाज पड़ गया। गुड्डू का लखनऊ से भी पुराना नाता रहा है। लखनऊ के ला मार्टिनियर के स्पोर्ट्स टीचर पीटर गोम्स के कत्ल में गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था, और इसी तरह लखनऊ के ही नाके में बम मारकर हुए एक कत्ल के सिलसिले में गुड्डू को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। फिलहाल पिछले करीब 10 सालों से भी ज़्यादा वक्त वो अतीक अहमद के लिए काम कर रहा है, और अपने आका के लिए वो रेलवे के स्क्रैप का, प्रॉपर्टी डीलिंग का और ठेके मैनेज करने का काम कर रहा था। इधर इस मामले में अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन ने अपने 2 बेटों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि उनके 2 बेटे अजहान अहमद और अबान अहमद पिछले 24 फरवरी से ही गैर कानूनी ढंग से पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इसी तरह खालिद अजीम की पत्नी ज़ैनब और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी बेटी को भी पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्त में ले रखा है, जिन्हें आज़ाद किया जाना चाहिए। अतीक की पत्नी शाइस्ता की ओर से वकील रविंदर शर्मा, खानसौलत हनीफ और शादाब अली ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की है, लेकिन हाईकोर्ट ने सब सुनवाइयों पर होली के बाद की तारीख दी है। और आज की सुबह जो घटना सामने आई दूसरे एनकाउंटर की, उसके बाद से कई और कहानियां खुल गई हैं, और एक पूरी घटना में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब ये कहानी कुछ और खलबली मचाएगी, कुछ और नए किस्से शुरू होंगे, कुछ और नए अपडेट्स हो सकता है आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।